तो स्वागत बा आपका बन कैक्ट के फैमिली में। तो यहाँ पे आप फारू एक साइंस फाई और साइंस की फिक्शन में आप स्वागत है। अब यहाँ पे आपका जो मतलब कि क्या चीज़ है जो रॉन्ग अबाउट चल रही है, क्या चीज़ है कि जो रॉन्ग चल रही है भाई। यहाँ पे कोई उल्टी चल रही है भाई, जहाँ पे एवरी रॉन्ग सब कुछ बेकार चल रहा है भाई। कौन सी चीज़ है कि जो गलत है और जो रॉन्ग है। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पे एक है एवरी वॉज रॉन्ग अबाउट नेपच्यून, साइंटिस्ट इज फाइनली रिवील वाई। तो साइंस ने ऐसा कुछ खोज के निकाला है कि नेपच्यून की ऐसी कोई चीज़ है कि जो रॉन्ग है। तो गेट सर्टिफाइड साइंस की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो लेट्स को चलते फिलहाल आगे प्लेयर नोट। यार मर्क्यूरी से लेकर नेपट्यून तक सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है? ऑब्वियसली नेपट्यून, राइट? क्योंकि वो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। बट वेरी वियर्डली इट इज यूरेनस। कोई बात नहीं, दूसरा सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ कि किसी भी प्लैनेट पर समर में तापमान कम होता है या बढ़ता है? ऑब्वियसली बढ़ता ही होगा, राइट? क्योंकि आप सूरज को डायरेक्टली फेस कर रहे हो। वेल गेस व्हाट, नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो समर में सूरज को फेस करने के बावजूद ठंडा होता है। और ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस की बस शुरुआत है। नासा अब तक हमें जो बताते आ रहा है ना कि नेपट्यून मेजरली मीथेन से बना हुआ है, पर इवन इन दैट रिसेंटली साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि उस पर तो असल में ईथेन है। यानी ऑल इन ऑल ये सभी बातें बेसिकली एक ही चीज की तरफ इशारा करती है कि नेपट्यून इज सीरियसली नॉट व्हाट वी थिंक इट इज। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स, बस इस फुटेज को देख लो। देखकर ही लगता है ना कि नेपट्यून एक काफी शांत प्लैनेट है। पर अब जरा ये सुनो। अरे भाई ओ बिजली गड़कने की आवाज, राइट? इथेन है पर हाँ है। नहीं, ये असल में नेपट्यून पर साउंड बैरियर तोड़ती उसकी हवाओं की आवाज है। ये हवाएं इतनी तेज है कि उसके बीच अगर मैं पृथ्वी को भी डाल दूं तो उसके फोर्स से हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी भी कुछ इस तरह नेपट्यून के वातावरण में बहने लग जाएगी। इनफैक्ट इन्हीं तेज हवाओं ने नेपट्यून पर द ग्रेट डार्क स्पॉट नाम के एक ऐसे तूफान को भी जन्म दिया है जिसमें पूरी पृथ्वी समा सकती है। प्लस इस स्पॉट को ना अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको इस स्पॉट के आसपास कुछ सफेद बालों जैसे क्लाउड्स दिख रहे होंगे। हरिकेन से कहा जाता है क्योंकि लैटिन में सिरस का मतलब होता है कर्ल्स। इसी के साथ इन क्लाउड्स की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि जहां पर ऑर्डिनरी क्लाउड्स वेपर से बने हुए होते हैं, वहीं पर ये सिरस क्लाउड्स बेसिकली आइस क्रिस्टल से बने रेशे की तरह होते हैं। विच मीन्स कि इनकी मौजूदगी का मतलब है नेपट्यून का ऊपरी वातावरण हद से ज्यादा ठंडा है। इनफैक्ट इसी ठंड के कारण स्कूटर क्लाउड नाम का एक क्लाउड महज 16 घंटों में लगातार पृथ्वी से 4 गुना बड़े नेपट्यून के चक्कर काट रहा है। और नहीं, चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी वही सिंपल विंड करंट्स वाला साइंस है कि ठंडी हवाएं डेंस होने की वजह से गर्म लो डेंसिटी रीजन्स की ओर बहती है, और अगर डेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ तो उतना ही ज्यादा स्पीड भी पकड़ती है। एकदम सिंपल लॉजिक, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सेप्ट वन थिंग। सो हमने ये तो देखा कि नेपट्यून पर हवाएं काफी तेज बहती है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे तेज बहती है। एंड दिस इज क्वाइट क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि नेपट्यून सूरज से काफी ज्यादा दूर है, पर अगर सूरज की ज्यादातर हीट उस तक पहुंच ही नहीं रही है और उसका पूरा का पूरा वातावरण ठंडा है, तो फिर वहां सोलर सिस्टम के सबसे तेज विंड करंट्स को फ्यूल करने के लिए एक्सट्रीमली हॉट रीजन्स बन कैसे रहे? नेपट्यून पर ऐसा क्या है जो उसके एटमॉस्फेयर को हीट कर रहा है? वेल, साइंटिस्टों के अनुसार इसके पीछे हाथ है उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन का। सो साइंटिस्टों के अनुसार नेपट्यून में मौजूद मीथेन उस पर गिर रहे सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नेपट्यून का एटमॉस्फेयर गर्म होते जा रहा है। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे ये इतना डाइजेस्टेबल नहीं लगा, क्योंकि एक ऐसा प्लैनेट जो पृथ्वी के मुकाबले ऑलमोस्ट 30 टाइम्स ज्यादा दूर है सूरज से, उस पर सिर्फ एक ग्रीन हाउस गैस वातावरण को इतना तपा रहा है, ये अपने आप में ही डाइजेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सो जब हमने थोड़ी सी और छानबीन की, तब पता चला कि इस गर्मा गर्मी में घी डालने का काम या सिंपली तापमान बढ़ाने का काम असल में नेपट्यून का सबसे बड़ा मून ट्राइटन कर रहा है। दरअसल नासा का वॉयेजर 2 सैटेलाइट जब ट्राइटन के पास से गुजर रहा था, तब उसने काफी सारी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिक फॉर्म में कैप्चर किया। वैसे वॉयेजर 2 काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया है। वन मतलब कि कुछ बिलियंस ईयर्स लाइट ईयर्स ही बोल रहा हूँ, कुछ बिलियंस किलोमीटर्स भाई, बहुत आगे चला गया भाई वॉयेजर 1 और 2 दोनों ही। जिससे फिर पृथ्वी हमारे मतलब प्लाज्मा के चीरते हुए, मैं कि सोलर सिस्टम में जो प्लाज्मा है ना, वहाँ के अंदर ही अंदर चीरते हुए भाई पार चला गया भाई वॉयेजर 1 और 2 दोनों ही।
अच्छी बात पर है। बैठे साइंटिस्ट, कोडर्स और एनालिस्ट ने मिलकर डिकोड किया और ट्राइटन की इस इंफॉर्मेशन को हमारे सामने पेश किया। इनफैक्ट आज की तारीख में हर टेक्नोलॉजी कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर ही चलती है और ये स्किल्स होना आपको अच्छी सैलरीज वाले जॉब लगा सकता है। अगर आप भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हो और टॉप कंपनीज जैसे KPMG, पेटीएम और कैशिफाई एटसेट्रा में जॉब करना चाहते हो तो नेक्स्ट लेवल बाय अनअकैडमी ग्रुप एक सही प्लेटफॉर्म है अपने कोडिंग रेटिंग। ये है अरे भाई मैं समझ नहीं पाता कि कब आएगा इनका। GAU 5 सकते हो 5 सेकंड। वही ये कपड़े बदल लिया इसने। नेपट्यून को कैसे गर्मा गर्म कर रहा है। सो पूरे सोलर सिस्टम का वो इकलौता ऐसा मून है जो इस तरह के एक रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूमता है और इसी अनोखी ऑर्बिट में राज छुपा हुआ है उसके गर्म वातावरण का। लेट मी टेल यू व्हाई। दरअसल ट्राइटन की रेट्रोग्रेड ऑर्बिट एक ऐसी ऑर्बिट है जिसमें नेपट्यून जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है ट्राइटन उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ट्राइटन पहले कुइपर बेल्ट का एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था जिसे नेपट्यून ने अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड से कैप्चर अच्छा ओके। असल में हुआ सैटर्न का इसका मतलब कैप्चर किया गया। उसने अपनी ग्रेविटी से नेपट्यून के इर्द गिर्द ऑलरेडी घूम रहे सभी छोटे छोटे मून्स को नेपट्यून के अंदर धकेल दिया। इससे हुआ ये, जिस तरह मीटियोराइड्स अर्थ पर गिरते वक्त एयर फ्रिक्शन से हीट अप होते हैं और अपने साथ एटमॉस्फेयर को भी हीट अप कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह इन मून्स ने भी नेपट्यून के एटमॉस्फेयर को गर्म कर दिया और तब से लेकर अब तक अच्छा वो ओके मीथेन की तभी वजह से गर्म ही है। एक्चुअली में गर्म ही है नेपट्यून के तभी सदर्न तक। हेमिस्फीयर में साल 2005 से ही समर चल रहा है और जिस हिसाब से नेपट्यून पूरे 165 अच्छा? इयर्स लेता है अपने ऑर्बिट को पूरा करने में, वो आगे एटलीस्ट 2045 तक चलेगा भी, जिससे वो आने वाले 20-25 सालों में और भी ज्यादा गर्म होना चाहिए। पर गेस व्हाट, जब साइंटिस्टों ने नेपट्यून के 2006 से 2020 तक के इंफ्रारेड इमेजेस को स्टडी किया तब पता चला कि वो तो इनफैक्ट इस पूरे समर सीजन में ठंडा हो रहा है और वो भी सिर्फ 1 या 2 डिग्री से नहीं बल्कि पूरे 8 डिग्री से। अजीब है ना? वेल, इसमें साइंटिस्टों का ये कहना है कि ये RCT यानी रेडिएटिव कूलिंग टाइम का नतीजा है, जो वैसे तो कोई मेजर फिनोमेना नहीं है। बस इतना है कि हर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के लेयर्स अपने केमिकल कॉम्पोजिशन और थिकनेस के अनुसार सूरज की हीट को पकड़ कर रखते हैं और फिर उसे एक सर्टेन टाइम बाद बाहर रिलीज करते हैं। पर नेपट्यून के केस में पता चला कि उसके एटमॉस्फेयर की सबसे अंदरूनी लेयर ट्रोपोस्फियर, उसका RCT बहुत ही ज्यादा है और इसके विपरीत उसके ऊपर मौजूद स्ट्रेटोस्फियर का RCT है बेहद कम। इसका मतलब समझ रहे हो? वेल, साइंटिस्टों के अनुसार वो ट्रोपोस्फियर जिसके क्लाउड्स सूरज की हीट को बहुत देर तक पकड़ कर रखते हैं, वो जल्दी कूल होने वाले स्ट्रेटोस्फियर के अंदर की तरफ छुपा हुआ है और इसी सब के चलते हमें नेपट्यून बाहर से ठंडा नजर आ रहा है। प्लस सिर्फ यही क्यों, एक बात ये भी तो है कि मीथेन इंफ्रारेड लाइट को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मीथेन की वजह से इंफ्रारेड इमेजेस में हीट एब्सेंट नजर आ रहे हो। खैर, वजह जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल तय है कि द कोल्ड समर मिस्ट्री इज स्टिल ऑन। आई मीन एटलीस्ट तब तक जब तक हम उन साइंटिस्टों का एक आखिरी आर्ग्यूमेंट नहीं सुन लेते। सो कुछ साइंटिस्ट ने रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट आर्ग्यूमेंट दिया है ना, उसके अनुसार नेपट्यून को ठंडा मीथेन बल्कि इथेन कर रहा है, जो बाय द वे अब तक किसी को पता ही नहीं था कि नेपट्यून पर मौजूद भी है। दरअसल उनकी थियरी के अनुसार फिलहाल नेपट्यून का साउथ पोल सूरज को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर गिर रही सोलर एनर्जी एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन को इथेन में कन्वर्ट कर रही है बाय अ सिंपल प्रोसेस कॉल्ड फोटोलिसिस। बेसिकली इस प्रोसेस में मीथेन सोलर एनर्जी की मदद से मीथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके बाद ये मीथाइल ग्रुप्स अनस्टेबल होने की वजह से आपस में जोड़ियां बनाकर इथेन मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं। नाउ यस, मुझे पता है कि जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है और वो इंफ्रारेड इमेजेस में कैप्चर हो सकती है, पर उस पर भी साइंटिस्टों का ये कहना है कि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन क्योंकि इथेन बनते ही तेज हवाओं के कारण नेपट्यून के पूरे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट हो जाता है, नेपट्यून का बाहरी एटमॉस्फेयर या सिंपली स्ट्रेटोस्फेयर इतना ज्यादा गर्म नहीं होता कि इंफ्रारेड इमेजेस में गर्म नजर आए। यानी ऑल इन ऑल नेपट्यून समर में गर्म तो हो रहा है, बस उसे अपनी गर्मी छुपानी भी आती है। और नहीं इसीलिए नहीं क्योंकि वो कैमरा कॉन्शियस है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम उसे नजरअंदाज करते आए हैं। एक्चुअली आपको शायद पता नहीं होगा, पर अब तक नासा ने जुपिटर पर 9 और सैटर्न पर 4 मिशंस भेजे हैं और दूसरी तरफ नेपट्यून पर एक भी नहीं। हमें तो आज तक नेपट्यून की जितनी भी जानकारी मिली है वो मेनली वॉयेजर 2 ने हमें दी है और उसके आइटिनरी में भी नेपट्यून ओरिजिनली कभी था ही नहीं। अब इस पर डेडिकेटेड मिशन तो अभी अगले साल चाइना कंडक्ट करने वाला है अपने नए इंटरस्टेलर
एक्सप्रेस प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें वो नेपट्यून पर एक न्यूक्लियर पावर्ड प्रोब भेजने वाला है, और वो भी सिर्फ अपने जानी दुश्मन अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए। दरअसल इंटरस्टेलर एक्सप्रेस, एज द नेम सेज, नासा के वॉयेजर प्रोग्राम की तरह हमारे सोलर सिस्टम के कवच यानी कि हीलियोस्फीयर और उसके बाहरी एनवायरनमेंट को समझने के लिए प्लान किया गया है। इनफैक्ट इसमें भी वॉयेजर प्रोग्राम की तरह 2 स्पेस प्रोब्स इंटरस्टेलर मिशंस पर भेजे जाने थे। बट देन चाइना ने सोचा कि यार ये यूएस फिर बोलेगा कि हम उनकी कॉपी करते हैं, कुछ अलग करना होगा। तो बस फिर इसी सोच को ध्यान में रखते हुए चाइना ने अपने 2 में से एक प्रोब में एक एक्स्ट्रा मिनी प्रोब अब ऐड कर दिया बाय द नेम ऑफ नैप, यानी कि नेपट्यून एटमॉस्फेरिक प्रोब। और ये अब नेपट्यून के मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला है। यानी जैसे कि आप देख सकते हो, ये वो चीज होगी जो अब तक नासा भी अचीव नहीं कर पाया है, और अगर चाइना ने ये सक्सेसफुली कर लिया तो ये पहली बार होगा कि उसकी स्पेस एजेंसी किसी चीज में नासा से ऊपर कंसीडर की जाएगी। प्लस व्हाट्स मोर, चाइना का ये दावा है कि उनका ये नैप 2038 तक नेपट्यून तक पहुंच भी जाएगा। हालांकि उन्हें चुनौती देने के लिए नासा जो अपना खुद का एक डेडिकेटेड नेपट्यून प्रोब भेजने वाला है, वो तो लॉन्च ही आज से 10 साल बाद 2033 में होने वाला है। अच्छा बताओ भाई, वो गेम चेंजर है जो नासा की डोमिनेंस को कम कर देगा, अनलेस नासा लेट पहुंचकर भी नैप को एकदम आउटडेटेड ना फील करा सके। सो नासा 2033 में नेपट्यून पर एक डेडिकेटेड मिशन के लिए वो अपने सबसे पावरफुल रॉकेट SLS रॉकेट को यूज करने वाला है। पर वहां पर पहुंचते ही नासा नेपट्यून के साथ साथ उसके मून ट्राइटन को भी स्टडी करने वाला है। ये मिशन बेसिकली नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में एक ऑर्बिटर छोड़ेगा जो नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में घुसकर एटलीस्ट आधे घंटे तक उसके एटमॉस्फेयर का डेटा कलेक्ट करेगा, और फिर उस डेटा को स्टडी करके पृथ्वी पर मौजूद साइंटिस्ट उसके कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेयर में हो रहे उथल पुथल और उसमें हो रहे इंटरनल प्रोसेसेस की जानकारी भेजेगा, जिससे हमें नेपट्यून के एवोल्यूशन इतिहास के बारे में पता चलेगा। प्लस इसी के साथ नासा का एक और एक मिशन भी प्लान्ड है, ट्राइडेंट, जो हमें नेपट्यून के मून ट्राइटन के बारे में जानकारी देगा। इस मिशन के बाद हम नेपट्यून को और अच्छे से समझ पाएंगे, प्रोवाइडेड कि वो तब तक अपने ऑर्बिट में ही बना रहे, क्योंकि रिसेंटली अगर देखा जाए ना तो प्लूटो के साथ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, और जल्द ही उसके नेपट्यून के साथ कोलाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। भाई मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर आपको जानना है कि प्लूटो के साथ ऐसा क्या हो रहा है तो वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स मुझे ये बताना, तो ओके, तो ये है कि भाई, तो ये रॉन्ग तो हो गया कि भाई कैसे गर्म होता है, मतलब कि नेपच्यून है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर की वजह से अपनी गर्मी भी छुपा रहा है, ऊपर से एक भी रिसर्च कर ही नहीं गए भाई, बिल्कुल ही। ये तो बहुत गलत बात है सचमुच, है भी बहुत ही एंड लास्ट में नेपच्यून है हमारा सोलर सिस्टम के बहुत लास्ट में यार, बहुत कुछ हो सकता है उसके साथ यार, अभी कर लेना चाहिए। और ये है कि नासा भाई 233 में भाई हमारे तब जाके ये नेपच्यून, अब जब जाके 10 साल बाद कि 8 साल बाद ऐसे पहुँचेगा भाई, तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पता नहीं, देखते हैं फ़िलहाल तब तक कुछ हो चाहे ना हो। लेकिन फ़िलहाल ये है कि भाई यहाँ पे सब कुछ सारी की सारी खबर ये देते रहेंगे भाई, गेट सेट फ्लाई साइंस, तो इनको लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत अच्छा चैनल है सचमुच, मैं भी इनसे बहुत ही एक्सप्रेस हूँ मैं। तो फिलहाल आज के लिए नहीं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तो बाय गाइस। Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that.